Very well wishes of the day. Good afternoon to all of you. Today discuss about the topic techniques of the virus cultivation. So that first of all discuss about how techniques for the virus cultivation. So what is the viruses? First of all, viruses are the obligate intracellular parasites. So they depends on the host for their survival. They cannot be grow in the non-living culture media or on agar plates. Along they must be require the living cells for their support of replication. इट मीन्स जो वायरसेस होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं. ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट यानी कि स्ट्रिक्टली इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल्स, और पैरासाइट्स यानी कि जो अपने सर्वाइवमेंट के लिए किसी अनदर लिविंग टिश्यू पे डिपेंड रहते हैं. तो वायरस वो पार्टिकल होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली अपने सर्वाइवमेंट के लिए किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं. इसीलिए अगर हम इन्हीं को ग्रो करना है, इसीलिए जो वायरसेस होते हैं दे कैन नॉट बी ग्रो इन द नॉन लिविंग मीडिया, यानी कि नॉन लिविंग मीडिया जिसे हम करते हैं सिंथेटिक मीडिया, उसमें वायरसेस ग्रो नहीं करते हैं. इसीलिए वायरसेस को दे मस्ट बी रिक्वायर द लिविंग सेल्स फॉर देयर सपोर्ट और रेप्लिकेशन, देयर रेप्लिकेशन. इट मीन्स जैसे हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अगर हमें सिंथेटिक तरीके से ग्रो करवाना हो, सिंथेटिक वे से ग्रो करवाना हो, तो हम नॉर्मली अगार मीडिया के ऊपर उसको ग्रो करवा सकते हैं. बट जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप है जो कि अगर हमें इन्हें ग्रो करवाना है तो किसी लिविंग सेल्स की ही रिक्वायरमेंट होती है. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है हम वायरस का कल्टीवेशन करेंगे, कल्टीवेशन कर सकते हैं हम, बट हमें नीड क्यों पड़ती है कि हम वायरस का कल्टीवेशन करें? तो फर्स्ट होता है, बहुत सारे ऐसी नीड्स हैं हमारे जिसमें कि हमें वायरस का कल्टीवेशन करना पड़ता है. टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द वायरसेस इन द क्लिनिकल सैम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लिनिकल सैम्पल्स हैं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो कौन से वायरस का इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना. उसके लिए अगर हम उस वायरस को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो उसके लिए पहले हमारे पास वायरस होना चाहिए. वायरस तभी होगा जब हम वायरस को कल्टीवेट करेंगे, यानी कि वायरस को ग्रो करवाएंगे. एक ये रीज़न होता है कि हमें वायरस को कल्टीवेट करवाना पड़ेगा. दूसरा होता है टू डू द रिसर्च ऑन द वायरल स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, जेनेटिक्स एंड इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल. यानी कि कोई भी वायरस है उसमें कोई रिसर्च करनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वायरस का, वो रेप्लिकेशन कैसे करता है, और उसकी जेनेटिक इफेक्ट क्या होते हैं ऑन द होस्ट सेल. यानी कि कोई भी वायरस अगर ह्यूमन को या किसी भी एनिमल को इन्फेक्ट करता है तो होस्ट की बॉडी में वो कौन से ऑर्गन में जाके इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसकी अगर मॉर्फोलॉजी, अगर उसका ये हमें प्रोसेस चेक करना हो तो उसके लिए भी हमें वायरस को पहले कल्टीवेट करवाना पड़ेगा, देन उसका इफेक्ट ऑर्गेनिज्म पे देखना पड़ेगा. थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द प्रिपेयर द वायरसेस फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन. यानी कि कोई भी वैक्सीन अगर इन्फेक्शन है उसका अगर हमें वैक्सीन बनाना है, वायरल इन्फेक्शन है अगर उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनानी है तो उसके लिए पहले हमारे पास वायरसेस का प्योर स्ट्रेन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड आया तो कोविड के अगेंस्ट अगर वैक्सीन हम प्रिपेयर कर पाएँ तो पहले हमें वायरस का जो कोरोना है, जो कोविड-19 है, उसका जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी हम उसके अगेंस्ट वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसके लिए भी हमें वायरस का आइसोलेशन करना पड़ता है. ठीक है, कुछ ऐसे रीज़न है, कुछ ऐसे हमारे रीजंस है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि हमें वायरस की प्योर स्ट्रेन चाहिए और वायरस को कल्टीवेशन करवाना पड़ता है. पर वो कौन कौन सी टेक्निक्स है कि हम वायरस को कल्टीवेट करवाएं, क्योंकि वायरस किसी भी सिंथेटिक मीडिया में ग्रो नहीं करता, तो उसके लिए हमें लिविंग टिश्यू देनी है. अब डायरेक्टली हम किसी भी ह्यूमन बींग्स पे तो इनोकुलेट नहीं कर सकते, या डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे उसकी इफेक्ट नहीं चेक कर सकते, क्योंकि कई बार वो बहुत ज़्यादा लीथल भी होता है, हार्मफुल भी हो सकता है. तो उसके लिए हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव टेक्निक्स हैं, जैसे कि एनिमल इनोकुलेशन हम कर सकते हैं. सेकेंड होता है कि इनोकुलेशन इनटू द एम्ब्रियोनेटेड एग. वायरस को कल्टीवेट करने के लिए हम एम्ब्रियोनेटेड एग का भी यूज़ करते हैं. थर्ड होता है कि सेल कल्चर लाइन्स. तो अभी तक हम इतना समझ चुके हैं कि जो वायरस होता है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं. इट मीन्स अपने सर्वाइवमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए किसी लिविंग टिश्यू के ऊपर ही टोटली डिपेंड रहते हैं. अब वो अगर किसी लिविंग सेल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो अगर हमें उन्हें ग्रो करवाना है तो उसके लिए हमें लिविंग सेल्स ही चाहिए होगी. तो हम एनिमल का यूज़ कर सकते हैं, एम्ब्रियोनेटेड सेल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेल कल्चर का यूज़ कर सकते हैं. तीन हमारे पास. तो फर्स्ट तीनों मेथड्स हम देखेंगे एक एक करके कि कैसे हम इनोकुलेशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एनिमल इनोकुलेशन. थ्री मेथड्स की बात करें एनिमल इनोकुलेशन, जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं
उनमें हम इनोकुलेट करते हैं, देन उसका इफेक्ट चेक करते हैं। सेकेंड होता है एम्ब्रियोनेटेड एग, यानी कि एग जो होता है हमारा वो भी हमारा क्योंकि लिविंग है उसके अंदर भी हम उसको इनोकुलेट करके उसके इफेक्ट को चेक कर सकते हैं। थर्ड होता है सेल लाइन। कुछ सेल लाइन ऐसे आते हैं जैसे कि मोनोक्लोनल लेयर्स जो होती है उनको एक लेयर में दिया जाता है, कुछ स्टेप से ये मार्केट में स्टेप से पैक्ड होती है जो मोनोक्लोनल सेल लाइन्स होती हैं। तो टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं, सेल भी यूज़ कर सकते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग यूज़ कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज़ कर सकते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस। तो जो हम एनिमल यूज़ करते हैं वायरस को कल्टीवेशन के लिए, एनिमल जो यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंटल एनिमल में आते हैं जैसे कि हमारा गिनी पिग हो गया, हैमस्टर हो गया, माइस हो गया, रैबिट्स हो गया एंड प्राइमेट्स हो गया। प्राइमेट्स लाइक अ मंकी हो गया। और जब टर्सरी हम इनोकुलेशन करते हैं तो उसमें हम ह्यूमन बींग्स को भी एज अ ट्रायल यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरसेस विच आर नॉट, कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम एनिमल इनोकुलेशन क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए जो माइस है चाहे वो गिनी पिग है, हैमस्टर है तो वो एनिमल ही। तो एनिमल क्रूशियलिटी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली किसी भी एनिमल को डायरेक्ट हार्म नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कुछ अल्टरनेट है तो हम अल्टरनेट यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम सबसे पहले एनिमल का इनोकुलेशन तभी करेंगे, उन्हीं वायरस के लिए यूज़ करेंगे जिन वायरसेस को हम एम्ब्रियोनेटेड एग में ग्रो नहीं करवा सकते। अगर पॉसिबल है कि हम उसको एम्ब्रियोनेटेड एग में ग्रो करवा सकते हैं तो हम उसको प्रीफर करेंगे कि एम्ब्रियोनेटेड एग में ही इनोकुलेट करें, क्योंकि अगर माइस में करवा रहे हैं, एनिमल में करवा रहे हैं तो वो एक रिस्क तो है कि अगर वायरस पैथोजेनिक हुआ यानी कि वायरस डिजीज कॉजिंग हुआ, वायरस हार्मफुल हुआ तो वो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी कॉज कर सकता है। तो फर्स्ट आता है वायरसेस विच आर नॉट कल्टिवेटेड इन द एम्ब्रियोनेटेड एग एंड द टिश्यू कल्चर आर कल्टिवेटेड इन द लेबोरेटरी एनिमल सच एज द माइस, गिनी पिग और हैमस्टर। तो हम उन्हीं वायरसेस को एनिमल में इनोकुलेट करते हैं जिनको कि हम सेल लाइन कल्चर में या फिर एम्ब्रियोनेटेड एग में इनोकुलेट या ग्रो नहीं करवा सकते। देन होता है द सेलेक्टेड एनिमल शुड बी द हेल्दी फ्री फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा होता है जिस भी एनिमल को हम यूज़ कर रहे हैं वायरस के कल्टीवेशन के लिए वो एनिमल हमारा किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ से फ्री होना चाहिए, यानी कि पहले से उसमें कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम प्रीफर करते हैं सकलिंग माइस। सकलिंग माइस होते हैं जो कि क्या होता है लेस देन 48 आवर्स ओल्ड होते हैं, यानी कि जिनका बर्थ 48 आवर्स से पहले हुआ है। अभी 48 आवर्स के जो माइस हैं उन्हीं को हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द सकलिंग माइस। देन सकलिंग माइस आर द ससेप्टेबल टू द टोगा वायरसेस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एनिमल हर वायरस के लिए ससेप्टेबल हो। कुछ वायरसेस ऐसे हो सकते हैं कि वो एनिमल के लिए तो पैथोजेनिक है बट ह्यूमन के लिए नॉन पैथोजेनिक है। तो कुछ ये स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे हम सकलिंग माइस की बात करते हैं तो सकलिंग माइस के लिए ससेप्टेबल कौन कौन होते हैं, यानी कि कौन कौन से वायरसेस ग्रो कर सकते हैं। टोगा वायरसेस ग्रो करते हैं, कॉक्सेकी वायरसेस होते हैं जो कि हमारे सकलिंग माइस में ग्रो करते हैं। Viruses can also be the inoculated by the intraperitoneal and the subcutaneous route। जैसे अगर वायरस को हम किसी एनिमल में इनोकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग रूट हम प्रीफर कर सकते हैं। इंट्रापेरिटोनियल कर सकते हैं या फिर उसको सबक्यूटेनियस रूट से हम वायरस को इंजेक्ट कर सकते हैं। डायग्राम से देखेंगे। ये देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे कोई, ये हमारा सकलिंग माइस है, अगर माइस है इसमें हमें अगर वायरस को इनोकुलेट करना है, उसकी इफेक्ट को चेक करना है तो पेरिटोनियल रूट से सबक्यूटेनियस हम कर सकते हैं। सबके फॉर एग्जांपल ये वायरस कोई हमारे पास कल्चर है, कोई सैंपल है, उसको हम डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, क्रेनियल रूट के थ्रू कर सकते हैं और पेरिटोनियल रूट के थ्रू उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे रूट होते हैं जिससे कि हम वायरस को इंजेक्ट करते हैं। अब आता है कि जैसे हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल एनिमल था, हमने उसमें वायरस को इंजेक्ट किया, इनोकुलेट किया। आफ्टर द इनोकुलेशन वायरस मल्टीप्लाई इन द होस्ट एंड डेवलप्स द डिजीज। अगर वायरस होगा, अगर हमारा पैथोजेनिक वायरस होगा तो वो इनोकुलेट किया एनिमल्स में, उसके बाद वायरस मल्टीप्लाई करेगा तो डिजीज़, अगर डिजीज़ कॉजिंग होगा तो डिजीज़ भी डेवलप होगी।
द एनिमल्स आर द ऑब्जर्व फॉर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज एंड डेथ। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट एनिमल्स में डिजीज़ को चेक करते हैं या उसके डेथ को चेक करते हैं, डेथ हो गई उसकी डिजीज़ की वजह से, तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये प्रोसेस है। देन द वायरस इज आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ दीज एनिमल्स। उसके बाद हम वायरस को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे इन टिश्यू में, जो टिश्यू इन्फेक्टेड हैं उनमें से वायरस को प्यूरिफाइड करेंगे, आइसोलेट करेंगे। लाइव इनोकुलेशन वाज द फर्स्ट यूज द ह्यूमन वॉलंटियर्स ऑफ द येलो फीवर। सबसे पहले जो हमने वायरस को इनोकुलेट करके आइसोलेट किया था वो था हमारा येलो फीवर वायरसेस। तो ये एनिमल का इनोकुलेशन हो गया। एनिमल इनोकुलेशन में एक बार रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल लेंगे, उसमें वायरस को इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेशन के लिए हम सब क्रेनियल रूट भी यूज़ कर सकते हैं, पैरिटोनियल यानी कि जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स होते हैं पैरिटोनल मसल्स में इंजेक्ट कर सकते हैं, और सबक्यूटेनियस यानी कि डायरेक्टली स्किन से भी इनोकुलेट कर सकते हैं। अगर वो वायरस इफेक्ट होगा, जो भी उसका इफेक्ट होगा, तो वो एनिमल में मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा और अपने सिम्टम्स दिखाएगा। सिम्टम्स के बेसिस पे या एनिमल की डेथ के बेसिस पे हम अब जो हमारा एनिमल है उसमें से हम क्या करेंगे, वायरस को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट कहाँ से करेंगे, जो भी एनिमल में इन्फेक्टेड टिश्यूज होंगे उनसे उसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद प्यूरिफाई करेंगे और प्योर स्टेन को हम सेपरेट करेंगे। सबसे पहले जो इस टेक्निक में जो सबसे पहले वायरस के लिए हमने यूज़ किया था वो हमारा येलो फीवर वायरस था। तो ये एनिमल इनोकुलेशन हो गया। अगर बात करते हैं एनिमल्स की तो जैसे मंकी हो गया, माइस हो गया, रैबिट हो गया और ये हमारा गिनी पिग हो गया। यही ही मोस्टली जो एनिमल्स हैं इनको हम कल्टीवेशन में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एनिमल इनोकुलेशन हो गया। इसकी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि हम वायरसेस को एग में इनोकुलेट नहीं कर सकते या टिश्यू लाइन में इनोकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें एनिमल में ही इनोकुलेट करना पड़ता है। तो कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं तो डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सिम्टम्स आर द डिटरमाइन। सबसे पहले क्या होता है कि एनिमल में अगर हम करते हैं तो एनिमल में हम इजीली उसको डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई वायरस हमने एनिमल में इनोकुलेट किया, उसके बाद उसमें सिम्टम्स आए एनिमल में सिम्टम्स आने के बाद हम उसको कुछ एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। अगर वो ड्रग्स उस वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगी तो डिजीज़ थोड़ा थोड़ा करके क्योर होने लग जाएगी। तो कौन सी ड्रग्स इफेक्टिव हैं ये हम उसका चेक कर सकते हैं एनिमल में। दूसरा होता है कि उसकी पैथोजेनेसिस यानी कि डिजीज़ कैसे डेवलप हो रही है, पहले क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे अगर हम कोविड की बात करें तो पहले रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, बाद में वो क्रोनिक होता जाता है। तो कैसे सिम्टम्स, डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रही है ये भी हम उसमें एनिमल में इजीली चेक कर सकते हैं, और उसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, बाद में सिम्टम्स क्या आते हैं और उन सिम्टम्स को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम एनिमल में इजीली कर सकते हैं। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हम एनिमल इनोकुलेशन तभी करेंगे, उसी कंडीशन में करेंगे जिस कंडीशन में हम एग में इनोकुलेशन नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल आप बात करें, हमने एनिमल में नहीं करके हमने एग में किया, तो एग में हम क्या कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। हम डायग्नोसिस को भी नहीं चेक कर सकते, हम पैथोजेनेसिस को भी चेक नहीं कर सकते, और सिम्टम्स क्या आ रहे हैं एग में हमें बाहर से कैसे पता चलेगा कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हम इसलिए प्रीफर करते हैं, ताकि एनिमल को हम इसलिए भी प्रीफर करते हैं कि हम अगर एनिमल में करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज कैन बी द आइडेंटिफाई। अब कोई वायरस अगर हमने इनोकुलेट किया, उसके अगेंस्ट बॉडी किस टाइप के एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, यानी कि कौन सी एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। जो एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होंगी, जो प्रोड्यूस होंगी, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ द सर्टेन वायरसेस, और प्राइमरी आइसोलेशन कर सकते हैं कि जब वायरस मल्टीप्लाई करता है तो उसका प्राइमरी स्ट्रेन कौन सी बनती है, उसको भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। माइस प्रोवाइड्स अ रिलायबल मॉडल ऑफ द स्टडिंग वायरल रेप्लिकेशन। सबसे ज़्यादा जो हमारे रिलायबल मॉडल्स है वो हम माइस को यूज़ करते हैं, यूज फॉर द स्टडी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, एपिडर्मोलॉजिकल एंड ऑन्कोजेनेसिस, यानी कि एपिडर्मोलॉजिकल क्या प्रोसेस है उसकी और ऑन्कोजेनिक है या नहीं, ये भी हम एनिमल इनोकुलेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ एडवांटेज होती हैं जिसके अगेंस्ट कि हम एनिमल में ही इनोकुलेशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट होते हैं कि हम एनिमल का क्रूशलिटी इसमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एनिमल के लिए भी वो उतना ही ज़्यादा डेंजरस है।
बट फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें एनिमल के ऊपर ही करना होता है। कुछ डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज तो ये हो गए, कुछ डिसएडवांटेज हैं जैसे कि अगर हम एनिमल में करते हैं तो एनिमल सबसे पहले तो एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्टीज इन द मेंटेन ऑफ द एनिमल्स। कोई भी एनिमल को हम लेके आ रहे हैं तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उनका फूड स्टाइल क्या होना चाहिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो ये उनका जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है इसलिए भी हम हर बार इनॉकुलेशन एनिमल में नहीं पॉसिबल हो पाता। दूसरा होता है डिफिकल्टी इन द चूजिंग ऑफ द एनिमल फॉर द पर्टिकुलर वायरसेस। अब हम पर्टिकुलर वायरसेस के लिए किस एनिमल को, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एनिमल की भी लिस्ट है, गिनी पिग है, माइस है, हैमस्टर है और प्राइमेट्स हैं, तो कौन से वायरसेस के लिए हम कौन सा एनिमल ही सिलेक्ट करें, क्योंकि बहुत केसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई वायरस प्राइमेट्स के लिए तो पैथोजेनिक है, बट वो जैसे हमारे माइस हो गया, जैसे ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक है बट वो माइस के लिए या मंकी के लिए नॉन पैथोजेनिक है। तो इस केस में थोड़ा सा क्या हो जाता है कि डिफ़िकल्टी आती है हमको कि हम कौन से वायरस के लिए कौन सा एनिमल सिलेक्ट करें, चूजिंग द एनिमल्स ऑफ द पर्टिकुलर वायरस। Some humans viruses cannot be grow in the animals or can be the grow but do not cause the disease। दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि हम एनिमल में तो कल्टीवेशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी वायरस के ऊपर हमने रिसर्च किया या डिजीज़ का किया, हो सकता है कि वो वायरस उस एनिमल के लिए नॉन पैथोजेनिक रहा हो बट वो जब ह्यूमन के कांटेक्ट में आया तब वो उसके लिए पैथोजेनिक था। तो इट मीन्स यहाँ पे तो हमने जो भी रिसर्च की है, जो भी कंक्लूजन हमारे निकला है प्रैक्टिकल टेस्ट करने के बाद, वो तो नेगेटिव हो गया। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि सम वायरसेस आर कैन नॉट बी ग्रो इन द एनिमल्स। कुछ वायरस एनिमल में तो ग्रो नहीं करते हैं बट वो ह्यूमन में ग्रो करते हैं और डिजीज़ भी कॉज करते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। माइस डू नॉट प्रोवाइड द मॉडल्स फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट। एक ये होता है जैसे माइस को हम मोस्टली रिलायबल मॉडल मानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि माइस को ही हम यूज़ करते हैं, बट माइस को हम कभी भी यूज़ नहीं करते वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हुआ कि हमने माइस तो सकलिंग माइस तो हमारे पास है लेकिन हम उसको वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इट विल बी द लीड टू द जनरेशन ऑफ द स्कैब म्यूटेंट्स। कभी कभी क्या होता है हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल के ऊपर हमें बहुत बार स्कैब म्यूटेशन कॉज भी हो जाता है, म्यूटेशन भी देखने के लिए मिला, यानी कि वायरस को अगर हम ह्यूमन पैथोजेनिक है एनिमल में अगर उसकी इनॉकुलेशन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है, क्योंकि उसके लिए ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर या ह्यूमन की बॉडी का इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और एक्सपेरिमेंटल एनिमल का जो बॉडी का इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वायरस थोड़ा सा म्यूटेशन कर जाता है। नेक्स्ट आता है इशू रिलेटेड टू द एनिमल वेलफेयर सिस्टम, और सबसे बड़ा इशू रहता है, ये भी तो डिसएडवांटेज है कि एनिमल के वेलफेयर की बात होती है। अगर हम एनिमल को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए रिस्की है, तो उसके वेलफेयर में क्या आता है, उससे वेलफेयर से भी रिलेटेड होता है। तो ये हमारा एनिमल इनॉकुलेशन हो गया। नाउ सेकेंड है हमारा, ये भी वायरस की कल्टीवेशन की टेक्निक में सेकेंड टेक्निक्स आते हैं हमारी, इनॉकुलेशन इनटू द एम्ब्रियोनेटेड एग। आई होप कि फर्स्ट वाला आपको समझ में आया होगा। वायरस को कल्टीवेट करने के लिए अगर ग्रो करवाना है हमें तो 3 टेक्निक्स थी, जिसमें से हमने फर्स्ट पढ़ा एनिमल इनॉकुलेशन। एनिमल इनॉकुलेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा कि हम वायरस का कल्टीवेशन क्यों करते हैं, क्या क्या पर्पसेस हैं, उसके बाद हम कैसे एनिमल में इनॉकुलेशन करेंगे, उसके बाद एनिमल इनॉकुलेशन की एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की ना। उसके बाद आता है हमारा इनॉकुलेशन इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले ये टेक्निक्स डेवलप की थी, क्योंकि पहले हम हर इनॉकुलेशन एनिमल में करना पड़ता था, बट जब से हमारे पास एग इनॉकुलेशन आया तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें रिलायबल हो चुकी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड पास्चर इन द 1931 फर्स्ट यूज द एम्ब्रियोनेटेड हेंस एग फॉर द वायरस कल्टीवेशन। सबसे पहले गुड पास्चर हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने 1931 में एम्ब्रियोनेटेड एग में वायरस को कल्टीवेट करवाने की टेक्निक दी थी। द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस इन एम्ब्रियोनेटेड एग डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द एग विच इज़ यूज। उसके बाद आता है कि इसमें जो वायरस का कल्टीवेशन करते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग में, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एग विच इज़ यूज। उसमें भी हम क्या करते हैं, एग का कौन सा टाइप हम यूज़ करेंगे उसको भी उन्होंने पूरा बताया था। वायरसेस आर इनॉकुलेटेड इनटू चिक एम्ब्रियो ऑफ 7 to 12 days ओल्ड।
जो भी हम चिक एम्ब्रियो यूज़ करते हैं, चिक एम्ब्रियो हमारा होना चाहिए 7 से लेकर 12 डेज ओल्ड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम उस एम्ब्रियोनेटेड एग को हम यूज़ नहीं करेंगे। फॉर इनॉकुलेशन egg are the first prepared for the cultivation. The shell surface is first disinfected with the iodine and penetrated into the small sterile drill. तो सबसे पहले हमने एग इनॉकुलेशन करना है, तो चिक एम्ब्रियो इनॉकुलेशन, चिक एम्ब्रियो हम सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा 7 से लेकर 12 डेज का ओल्ड होगा। उसके बाद जो हमने एग लिया, सबसे पहले जो एग की सेल होती है, फॉर एग्जांपल डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, डायग्राम यहाँ पे है नहीं तो आप लोग ऐसे समझेंगे प्रोसेस क्या होता है कि एग इनॉकुलेशन का प्रोसेस क्या है। जैसे एनिमल इनॉकुलेशन का प्रोसेस था, वैसे एग इनॉकुलेशन का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एग है, तो सबसे पहले इनॉकुलेशन के लिए हम ये एग हमारा 7 से लेकर 12 डेज ओल्ड होना चाहिए, तो हमने ये कंडीशन तो हमने अप्लाई करी। दूसरी होती है कि जो आउटर सरफेस होती है, जो एग की हार्ड कवरिंग होती है, इसको हम आयोडीन सॉल्यूशन से क्या करेंगे, पूरा स्टेराइल करेंगे। कॉटन की हेल्प से हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन से पूरा स्टेराइल करेंगे ताकि इसमें जितने भी जर्म्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिनेचर हो सके, डिसइंफेक्ट करेंगे। उसके बाद एक ड्रिल की हेल्प से इसमें स्मॉल क्या करेंगे, एक होल करेंगे, एक छोटा सा एक इसमें होल करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक डिजिटल टॉर्च होती है, जिस टॉर्च की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, उसमें उसकी जो लेयर्स होती हैं, एग की अलग अलग लेयर होती हैं, उन लेयर्स को हम विजुअलाइज करते हैं। उसके बाद हम जिस लेयर में हमको अपना वायरस इनॉकुलेट करना है, उस लेयर में हम वायरस को इनॉकुलेट करते हैं। इनॉकुलेशन, वायरस की इनॉकुलेशन कर दिया, उसके बाद उसको 30 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 2 से लेके 3 डेज तक हम उसको होल्ड रखेंगे। उसके बाद 3 डेज के बाद उसमें चेक करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। साथ में हम जब भी टेस्ट करते हैं तो हम कंट्रोल भी लगाएंगे ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि नॉर्मल एग और जिस एग में हमने वायरस को इनॉकुलेट किया था, दोनों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, यानी कि यहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको डिसइंफेक्टेड करेंगे, आयोडीन से डिसइंफेक्टेड किया। उसके बाद एक स्टेराइल ड्रिल की हेल्प से हमने उसको क्या किया, ड्रिल किया। आफ्टर इनॉकुलेशन द ओपनिंग इज सील्ड विद द जिलेटिन और पैराफिन टेप। जहाँ पे हमने उसको ड्रिल किया है वहाँ पे हम उसको जिलेटिन की हेल्प से या फिर पैराफिन टेप से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। उसके बाद 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 2 से लेकर 3 डेज तक होल्ड रखेंगे। After inoculation, the egg is broken and the virus is isolated from the tissue of egg. उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर वायरस का ग्रो किया होगा तो हमें वायरस की जो एग है उसमें चेंजेस नज़र आते हैं। कभी डार्क ब्लैक होता है, ग्रेइश कलर होता है, या फिर वाइट कलर के पैचेस आते हैं, पॉक्स बनते हैं। तो उनके बेसिस पे हम उसको इफेक्ट चेक करेंगे कि वायरस ग्रो किया है या नहीं। वायरस ग्रो किया होगा तो एग को ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम उसके टिश्यू से वायरस को आइसोलेट करेंगे। Viral growth and the multiplication in the egg embryo is indicated by the death of the embryo. हम किस बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो अगर जो हमारा एम्ब्रियोनेटेड एग है हम उसको 12 डेज के बाद रखते हैं तो उसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है, और अगर वायरस इनॉकुलेट करने के बाद वायरस उसमें ग्रो करेगा तो जो उसको अपना एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, या डेवलप नहीं हो पाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। तो हम चेक करेंगे द डेथ ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। दूसरा होता है बाय द एम्ब्रियो सेल डैमेज, या फिर एम्ब्रियो सेल डैमेज हो जाएगी, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल पॉक्स और लिजाइन ऑन द एग, या फिर उस एग की लेयर में क्या बन जाते हैं, पॉक्स की फॉर्मेशन होती है या फिर लिजाइन बन जाते हैं। द एग मेम्ब्रेन्स, और ये सारे पॉक्स लिजाइंस हमें मेनली कहाँ दिखाई देते हैं, जो एग की मेम्ब्रेन होती है। नाउ वायरसेस कैन बी द कल्टिवेटेड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द एग लाइक द कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन हो गया, एलेंटोइक कैविटी हो गया, एमनियोटिक सैक हो गया एंड यॉर्क सैक हो गया। तो जो एग होता है उसमें भी हम वायरस को कहाँ कहाँ इनॉकुलेट करेंगे, तो हम अलग अलग पार्ट में इनॉकुलेट कर सकते हैं, ये उसके पार्ट्स होते हैं। एक बार डायग्राम से देखें, ये एग है,
जो हम ये ड्रिल कर रहे हैं, ये हम ड्रिल करने के बाद इसमें इनोकुलेट करते हैं डायरेक्ट वायरसेस को। तो अगर हम देखेंगे ये हमारी कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन हो गया, जिसमें कि हम पॉक्स और लिजाइन को देखते हैं। ये जो हमें डार्क कलर की दिखाई दे रही है, ये हमारी कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन है। उसके बाद क्या होता है, कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन के बाद हमारा एमनियोटिक कैविटी आता है। दिस इज द एमनियोटिक कैविटी। ये हमारा एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो के बाहर से जो कैविटी होती है वो हमारी एमनियोटिक कैविटी हो गया। एम्ब्रियो हो गया, दिस इज ये हमारा एम्ब्रियो हो गया, एग एम्ब्रियो। एल्बुमिन हो गया, जो बाहर का येलो कलर का प्रोटीन होता है एल्बुमिन। एंड यॉर्क सेल, ये हमारी यॉर्क सेल होती है जो कि एम्ब्रियो से डायरेक्टली अटैच होती है। और ये आउटर सेल हो गई जिसको कि हमने आयोडीन से स्टेराइल किया था। तो ये हमारे मेम्ब्रेन होती है कि अब ये भी स्पेसिफिक, जैसे कोरियोलेंटिक मेम्ब्रेन है, इसमें स्पेसिफिक टाइप के वायरस ग्रो करेंगे। एमनियोटिक कैविटी में स्पेसिफिक टाइप के वायरसेस ग्रो करेंगे। देन एम्ब्रियो में भी स्पेसिफिक टाइप के वायरसेस ग्रो करेंगे। तो अलग अलग मेम्ब्रेन होती है। ये जो हम आउटर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इनर स्ट्रक्चर जो हम देख पा रहे हैं आउटर साइड से, ये हम किसी डिजिटल जो हमारा पायलट पेन होता है उसकी हेल्प से हम इसको देख पाते हैं। देन हम स्पेसिफिक जो हमारी लेयर होती है उसी में हम ड्रिल करके वायरस को इनोकुलेट करेंगे। डायग्राम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द कोरियोलेंटिक मेम्ब्रेन। तो कोरियोलेंटिक मेम्ब्रेन में हम कौन कौन से वायरस को इनोकुलेट करते हैं? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, पॉक्स वायरसेस और रिसेस सार्कोमा वायरस, रोसेस सार्कोमा वायरसेस। इन वायरसेस को अगर हमें ग्रो करवाना है एग में तो हम प्रीफर करेंगे कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन में। नाउ सेकेंड इज द एमनियोटिक इनोकुलेशन। एमनियोटिक इनोकुलेशन के इन्फ्लुएंजा वायरस और मम्स वायरस। यॉर्क सेल इनोकुलेशन के लिए हार्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। एंड एलेंटोइक इनोकुलेशन के लिए हम एमनियोटिक इनोकुलेशन के इन्फ्लुएंजा, मम्स, न्यूकैटस वायरस एंड एवियन एडिनोवायरसेस, इन वायरसेस को हम इसमें इनोकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एग इनोकुलेशन में हम एग की बात करते हैं। तो एग में भी अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, अलग अलग मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि हम स्पेसिफिक टाइप के वायरसेस को उसमें इनोकुलेट करके उसका इफेक्ट चेक कर सकते हैं। ऐसी एग इनोकुलेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगी। इस टाइप से हम इसको ड्रिल करते हैं, बहुत से अलग एक ही टाइम पे हम बहुत सारे वायरसेस को इनोकुलेट कर सकते हैं। वाइडली एडवांटेजेस क्या होते हैं? वाइडली यूज मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ द वायरस एंड ग्रोथ। वायरस की ग्रोथ चेक करने के लिए ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइडियल सबस्ट्रेट फॉर द वायरल ग्रोथ एंड द रेप्लिकेशन। इसमें आइडियल सबस्ट्रेट भी हम आइडियल सबस्ट्रेट फॉर द वायरस ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन इजीली चेक कर सकते हैं। आइसोलेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ मैनी एवियन एंड फ्यू मैमेलियन वायरसेस। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हर टाइप के वायरसेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम एग को प्रीफर करें तो मेनली जो हमारी एवियन स्पीसीज होती है, जितनी भी बर्ड्स होती हैं या कुछ मैमेलियन जो वायरसेस होते हैं उनको भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एंड मेंटेन इज मच ईजियर, यानी कि ये भी अच्छे एडवांटेज है कि एग की कॉस्ट भी लेस होती है और उनको मेंटेन भी हम इजीली कर सकते हैं, इसलिए भी हम एग को प्रीफर करते हैं। लेस लेबर इज नीडेड, क्योंकि एग है तो उनके लिए हमारे जो लेबर होती है उनकी भी क्या होती है, लेस नीड होती है। द एम्ब्रियोनेटेड एग आर द रेडली अवेलेबल, ये हमें इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं एग, क्योंकि चिक एम्ब्रियो की बात करें तो वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है एज कम्पेयर टू द एक्सपेरिमेंटल एनिमल। तो ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेज यही है कि द साइट ऑफ इनोकुलेशन फॉर वेरीज विद द डिफरेंट वायरसेस, दैट इज ईच वायरसेस डिफरेंट साइट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन। थोड़ा सा इसमें ये होता है कि हम जैसे एग की बात कर रहे थे कि उसकी डिफरेंट मेम्ब्रेन होती है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। अगर गलती से वायरस इस पार्ट से ना दूसरे पार्ट, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में इनोकुलेट हो गया तो थोड़ा सा उसका जो ग्रोथ है उस पर अफेक्ट पड़ता है, ये डिसएडवांटेज है। बाकी एग इनोकुलेशन की सारी एडवांटेजेस हैं। मोस्टली हम प्रीफर करते हैं कि हम वायरस को कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हम एग को ही सिलेक्ट करें वायरस के कल्टीवेशन के लिए। तो ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। हमने वायरस कल्टीवेशन के लिए 2 टेक्निक्स पढ़ी, एनिमल इनोकुलेशन एंड एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन। थर्ड उसमें हम कंटिन्यू रखेंगे अपना सेल कल्चर, क्योंकि सेल कल्चर में भी 3 टाइप की सेल कल्चर लाइन हम यूज़ करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।